बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अन्याय के विषय पर बात करेंगे। अन्याय अन्याय के स्तर की बात करेंगे। अन्याय 3 स्तर पर हो सकता है। संविधान का उल्लंघन करके अन्याय हो सकता है, विधियों का उल्लंघन करके अन्याय हो सकता है, मानवीय स्तर का उल्लंघन करके भी अन्याय हो सकता है। अब इन चीज़ों को समझ लें और इनके न्याय क्षेत्र की हम बात करेंगे। संविधान का उल्लंघन, संविधान में दिए गए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर कहीं पर उल्लंघन करके कोई विधि बनाई जाती है तो ऐसी विधि को चेक करना, उस विधि के उस भाग को विधि से अलग करना, इसकी जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ऐसी विधियों को, किसी विधि के कारण किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में आना पड़ेगा और वो सर्वोच्च न्यायालय में आकर ही उसको न्याय मिल सकता है। अन्य किसी न्यायालय में कहीं पर वो अपेक्षा न करे कि उसको न्याय मिलेगा। उस विषय पर विचार किया जाएगा जिसके कारण संविधान का उल्लंघन हुआ, वो विधि विद्यमान है और उसके साथ अन्याय हुआ, तो ये विधि के स्तर पर होने वाले अन्याय से संबंधित है। विधि के द्वारा अन्याय हो रहा है। उसके बाद आता है विधियों के अंतर्गत अन्याय, यानी ये जो होती है एग्जीक्यूशन बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई प्रशासनिक बॉडी है, उसके द्वारा अगर कोई उल्लंघन किया जाता है, विधि के अंदर रहकर उल्लंघन किया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन में के अंतर्गत उल्लंघन किया जाता है, सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको चेक करे और चेक करने के बाद संबंधित को दिशा निर्देश जारी करे और अन्याय को होने से रोके। तो ये काम जो है वो हाई कोर्ट का है, लेकिन हाई कोर्ट का काम विधि के अंतर्गत है। यानी किसी पार्लियामेंट विधायिका ने अगर विधि बना दी और उस विधि के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, वो गड़बड़ी कर रही है, पुलिस प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, सिविल प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको दुरुस्त करने का काम हाई कोर्ट का है। अब आता है मानवीय स्तर, यानी कि पार्लियामेंट हमारी विधायिका कोई ऐसी विधि बना देती जो मानवीय भावनाओं को ही नहीं समझती, अमानवीय ढंग से बना देती है। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, धर्म है, लेकिन उसमें मानवता का ख्याल रखा ही नहीं जाता, प्रकृति के सिस्टम का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। प्रकृति का एक सिस्टम डिजाइन है, तो प्रकृति को समझे बिना बनाई गई विधियां, उन पर भी हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार करता है और उन पर जो है अपनी राय रखता है और माननीय जो है जो सरकार है हमारी, पार्लियामेंट है हमारी, उनको प्रश्नगत करता है और उनसे उस पर विचार प्रश्न करके उनसे पूछता है आपका दृष्टिकोण क्या है। संबंधित राज्यों को भी सम्मन जारी करते हैं, केंद्र सरकार को भी जारी करते हैं, आपकी राय क्या। तो और अवसर देती है संबंधित सरकारों को कि वो उस पर ऐसी विधि बनाए जो अमानवीय ना हो, संविधान का उल्लंघन ना करती हो, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करती हो। बहुत से ऐसे विषय हो सकते हैं जिसका संविधान के फंडामेंटल राइट में भी स्पष्ट उल्लेख ना किया गया हो, उसको पढ़ने में समझ त्रुटि हो रही हो, तो ऐसी दशा में हमारी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उन विषयों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो बैठकर उस पर विचार करें कि क्या किया जा सकता है। जैसे अभी करंट का मामला, बार बार हमारे राष्ट्रपति महोदय भी कह रहे हैं कि जब कोई टाइम लिमिट नहीं बनी हुई है कि किसी विधेयक को कितने दिनों में पास करना है, तो क्या
इस पर इसके लिए जो सीमाएं लगाई गई हैं कितनी उचित हैं। तो ये विषय पूरी तरह संविधान के बाहर का विषय है, लेकिन मानवीय स्तर का विषय। एक बहुमत ने अपना प्रस्ताव बना के संबंधित राज्यपाल या राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको कितनी देर तक विलंबित रख सकता है, इस पर विचार करना न्यायपालिका का काम है, जो न्यायपालिका आर्टिकल 142 के अंतर्गत इस पर विचार करेगी। ये संविधान में भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है और इसके लिए कोई विधि भी उपलब्ध नहीं, लेकिन ये मानवीय स्तर का विषय है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 142 में वो अधिकार मिला जिस पर हमारी विधायिका विचार नहीं करती। विधायिका विचार का मतलब यह है कि संसद उस पर विचार करके कानून नहीं बनाती, विधानसभा उस पर विचार करके कानून नहीं बनाती। तो ऐसी दशा में न्यायपालिका को अधिकार है कि वो उस पर एक विधि बना दे। जैसे विशाखा का भी केस आता है, विशाखा के केस में जो राजस्थान में रेप हुआ और जो कानून के अंतर्गत ऐसा पाया गया कि संबंधित जो दोषी संभावित दोषी थे उनको दोष मुक्त कर दिया गया। अब दोष मुक्त कर दिया गया, परंतु अपराध तो हुआ, अपराधी कौन था? और ऐसी दशाओं में संरक्षण कैसे होगा? न तो राजस्थान सरकार ने न केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया। ऐसी दशा में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विधि और एक व्यवस्था देनी पड़ी। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, ये जो है मानवीय स्तर का वर्क है। तो अब भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रक्रिया थी। तो मैंने जो अपने बातचीत के प्रारंभ में कहा था कि अन्याय 3 स्तर पर हो सकता है। संविधान का उल्लंघन करते हुए अन्याय किया जाए, या जो विधि बनी कानून है, विधियाँ हैं, जैसे आईपीसी है, उपभोक्ता संरक्षण कानून है या अन्य कानून है, उनका उल्लंघन करते हुए अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसको चेक करने का काम हाई कोर्ट का है। संविधान का वायलेशन होता है तो उसको चेक करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। इस तरह से जो मानवीय स्तर, जिसमें मानव की प्रकृति को नहीं समझा गया, ऐसे मामलों में या तो पार्लियामेंट विचार करे, हमारी जो है विधानसभा विचार करें। अगर दोनों ही विचार नहीं करती और किसी के को कोई तकलीफ होती है, कोई पीड़ित होता है, तो फिर ये अधिकार हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आ जाता है कि वो उस पर विचार करके विधि बना दे और संबंधित को संभावित रिलैक्स दे जो वो उचित समझता है। और हमारी सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर ऐसा करती रही है, लेकिन ये स्तर बहुत कम है और इसके कारण अभी भी जो है लगातार देखा जा रहा है कि अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां वो उन्होंने जनता के साथ उद्देश्य जो वादे किए हैं, या तो वो अथवा जो उनकी छिपी हुई अंतर्दशा मानसिकता, जैसे बीजेपी की अपनी मानसिकता अलग थी और जनता के साथ किए गए वादे अलग थे। आज वो सत्ता में आने के बाद जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मूल मानसिकता को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में अब कांग्रेस भी करती रही। कांग्रेस ने अपनी मूल मानसिकता का पालन किया, जनता के साथ किए गए वादों को पालन उस तरह से नहीं किया जैसे संविधान में लिखा गया या जनता से जो वादे किए गए थे। इसलिए आर्थिक समानता का विषय आज तक लागू नहीं हुआ। देश में आर्थिक असमानता आई नहीं। जो ब्रिटिश काल में जो वेतन विसंगतियाँ थीं, उन्हीं वेतन विसंगतियों को स्वीकार करते हुए वेतन आयोग का गठन कर दिया गया और वो वेतन आयोग उसी की लगातार पुनरावृत्ति करता जा रहा है। इसलिए भारत में आर्थिक समानता नहीं आई है और आर्थिक समानता के विषय पर हमारे समाज को काम करना पड़ेगा, क्योंकि दलित, शोषित, वंचित लोग हमारे समाज के हैं। जो आज उच्च जातियों के EWS है वो भी हमारे ही लोग हैं, उनको आर्थिक समानता नहीं मिली। अरे मूल वेतन में तो समानता होनी ही चाहिए। जो विषय है कि शिक्षा का विषय कि किसी ने ज़्यादा योग्यता अर्जित कर तो उसको अलग से योग्यता भत्ता दे दीजिए, लेकिन सभी मानव होने के कारण सभी का मूल वेतन तो समान रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय समय पर अन्य वीडियो आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। इसी अपेक्षा के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो।